1:50 पे तकरीबन मैं ट्रेन में बैठा। 5 बजे उसका पहुंचने का टाइम अकबरपुर स्टेशन था। जब मैं वॉशरूम गया तो वहीं गैलरी में 4 लड़के खड़े हुए थे। मैंने हालांकि उनसे किसी बात का कोई भी जिक्र नहीं किया, ना मैंने बात की। चारों में से एक ने मुझसे सवाल किया कि मुल्ला जी ये बताओ, राम मंदिर में जो चोरी हुई है, तुम्हें क्या लगता है कि चोरी हुई होगी कि नहीं? तो मैंने कहा भाई ना मैं वहाँ पे मौजूद था, ना मैंने चोरी की है। तो उसमें से एक ने अचानक बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुझे मालूम नहीं हो? तुम ही तो चाहते हो कि बाबा को बदनाम किया जाए। मैंने कहा भाई मैंने आपसे कुछ कहा? मैं जब आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ तो आप मुझे क्यों छेड़ रहे हो? तो जब ब्रश करने के बाद मैं मुंह धुलने लगा, 4 बंदों में से एक ने बहुत तेज मेरे यहाँ पे हाथ मारा। ये समझिए कि जिस वक्त उन्होंने मेरे हाथ मारा तो मुझे अपनी मौत याद आ गई। तो मैं फौरन वहाँ से गेट की तरफ रवाना हुआ। मैंने एकदम तेज आवाज लगाई। मैंने कहा कोई है मदद करने के लिए? कोई है? वहाँ से RPF के 2 जवान आ रहे थे। मैंने कहा ये मुझे परेशान कर रहे हैं और ये मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं, बिला वजह मुझे परेशान कर रहे हैं। तो उन दोनों लोगों ने उनको डांटा। अफसोस इस बात का हुआ कि जिस मुल्क में हम शुरू से लेकर अब तक मिलजुल कर रहते हुए आए हैं और रहते रहेंगे, जितना वो अपने देश से मोहब्बत करते हैं उतना हम भी अपने देश से मोहब्बत करते हैं। तो वहाँ किसी एक इंसान को सिर्फ उसके पहनावे की बुनियाद पर, सिर्फ उसकी दाढ़ी टोपी की बुनियाद पर टारगेट करना, ये इंसानियत नहीं है। जो हादसा पिछले साल मौलाना तौसीफ के साथ हुआ, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ वल्लाह आज वही हादसा मेरे साथ होने वाला था। आदाब, नमस्कार। नसीम अख्तर और आप देख रहे हैं दाली डर हिंदी। पिछले दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मौलाना इस्लाम बरकाती पर ट्रेन में हमला हुआ है। उनके पहनावे को देखने के बाद कुछ लोग उनके पास आए और उनसे बदतमीजी शुरू कर दी गई। ये मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है, इस वजह से भी कि तमाम लोग इस पर कमेंट्स कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने ऐसा किया है उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना इस्लाम बरकाती की बात करें तो वो बरेली के ही रहने वाले हैं और दिल्ली से किचौचा शरीफ के लिए जा रहे थे, जहां उन्हें उर्स में हिस्सा लेना था। हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था और इस मामले में अब तक उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। किस दिन की बात है कि जब आप दिल्ली से किचौचा के लिए चले थे? हमारा 11 जुलाई को प्रोग्राम रूपनगर पंजाब में था, तो वहाँ से हम वापस आ रहे थे। मेरे साथ ये हाशिम रज़ा हुसैनी, ये भी इस प्रोग्राम में थे, इमरान रईसी साहब, 3-4 लोग हम थे। तो वहाँ से ये लोग दिल्ली तक मेरे साथ आए और दिल्ली से ये बरेली आ गए। मैं दिल्ली से दूसरी ट्रेन पकड़ के लोकनायक एक्सप्रेस 15-116 गालिबन उसका ट्रेन नंबर है, वो पकड़ के मैं अकबरपुर जाने लगा। और उसमें सेकंड AC में मेरा ये अकबरपुर किचौचा से पहले का जी किचौचा शरीफ जाने के लिए, चूँकि वहाँ पे एक महफ़िल थी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह नातख़वानी करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे शिरकत करनी थी। आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं मैं आपको कि आप दरगाह आला हज़रत से जुड़े हैं, नात ख्वाह हैं, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। नात के सिलसिले में आपका देश भर में जाना रहता है और उसी सिलसिले में आप किचौचा शरीफ जा रहे थे। तो मैं वहाँ दिल्ली से, मेरी ट्रेन जो थी वो 2 बजे थी, तो 1:50 पे तकरीबन मैं ट्रेन में बैठा और 5 बजे उसका पहुँचने का टाइम अकबरपुर स्टेशन था। तो मैं अलार्म लगा के 4:30 बजे का सो गया, क्योंकि मुझे सुबह पहुंचना था और मैं पिछली रात का जगा हुआ भी था। तो अलार्म के मुताबिक मेरी आंख 4:30 बजे तकरीबन खुल गई। आंख खुलने के बाद मैं वहां से वॉशरूम गया। जब मैं वॉशरूम गया तो वहीं गैलरी में 4 लड़के खड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझको देखा, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम से जब मैं वापस आया फिर मैं वहाँ ब्रश करने लगा। आमतौर से वहीं लगा होता है वॉश बेसिन। ब्रश करते करते उसमें से उन चारों में से एक ने मुझसे सवाल किया अचानक। मैंने हालांकि उनसे किसी बात का कोई भी जिक्र नहीं किया, ना मैंने बात की, मुझे मतलब भी नहीं था। तो उन्होंने मुझसे मालूम किया कि मुल्ला जी ये बताओ, राम मंदिर में जो चोरी हुई है तो तुम्हें क्या लगता है कि चोरी हुई होगी कि नहीं? चंदा चोरी? जी, चंदा चोरी। तो मैंने कहा भाई ना मैं वहाँ पे मौजूद था, ना मैंने चोरी की है। तो जो लोग वहाँ पे थे उनसे आप मालूम करो। यही मसला अगर मस्जिद का होता या दरगाह का होता तो मैं आपको बताता, लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊँ। इतना कह के मैं खामोश हो गया। फिर मैं ब्रश करने लगा। मुश्किल से 1-2 मिनट के बाद वो बातें करने लगे। 1-2 मिनट के बाद उसमें से एक ने अचानक बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुझे मालूम नहीं हो? तुम तो चाहते हो कि बाबा को बदनाम किया जाए। मैंने कहा भाई क्यों मुझे बिला वजह तुम परेशान कर रहे हो, और ये खुराफात करने की ज़रूरत भी क्या है? मैंने आपसे कुछ कहा? मैं जब आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ तो आप मुझे क्यों छेड़ रहे हो? तो इस तरीके से मैंने 1-2 बातें कहीं। उसके बाद 1 से 2 मिनट मुश्किल से खामोशी रही। तो जब ब्रश करने के बाद मैं मुँह धुलने लगा, तो मुँह जैसे ही मैंने अपने सर को झुकाया मुँह धुलने के लिए, अचानक मैंने देखा उस 4 बंदों में से एक ने बहुत तेज़ मेरे यहाँ पे हाथ मारा। तो जैसे ही हाथ मारा मैं फ़ौरन घबरा गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो मैंने उनमें से जिसने हाथ मारा था उससे मैंने मालूम किया। मैंने कहा भाई आपने मेरे हाथ क्यों मारा? आपको अगर बात ही करनी थी तो आगे अकबरपुर स्टेशन आने वाला है, तो आप मुझसे वहाँ बात कर लेते, या वहाँ उतर के जो भी आपके दिल में जो बातें थी वो मुझसे कह लेते, लेकिन हाथ उठाने की आपको क्या ज़रूरत है? मैं अब भी वहीं, मतलब हाथ लगने के बाद भी आपका इस्तेमाल कर रहा था। आप मेरा ज़र्फ़ देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी तरीके का माहौल वहाँ बिगड़े,
या कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे माहौल ख़राब हो, तो मैं वहाँ उसको सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में जो 3 बंदे बाकी थे, वो तीनों एक आवाज़ में बोले मार को, इसी तरीके से यही लफ्ज़। जैसे ही मैंने ये लफ्ज़ सुने तो मैं फ़ौरन वहाँ से गेट की तरफ रवाना हुआ, कोच का जो गेट होता है। जब मैंने फ़ौरन एकदम धक्के से गेट खोला, मैंने एकदम तेज़ आवाज़ लगाई, मैंने कहा कोई है मदद करने के लिए, कोई है? तो वहाँ से आरपीएफ के 2 जवान आ रहे थे गालिबन, पुलिस के भी हो सकते हैं, आरपीएफ के भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उनको बताया सारा माजरा, मैंने कहा ये मुझे परेशान कर रहे हैं और ये मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं, बिला वजह मुझे परेशान कर रहे हैं। तो उन दोनों लोगों ने उनको डांटा और वो थोड़ा आगे निकल गए। इधर से ये दोनों भी पीछे पीछे चल दिए। अब यहाँ सवाल मेरा वही है अभी तक कि आगे कोच में अगर ये लोग पीछे पीछे गए थे तो वो इनको मिले या नहीं मिले, और अगर मिले तो इन्होंने क्यों छोड़ दिया, और अगर नहीं मिले तो उनकी तलाश क्यों नहीं की गई। सेकंड एसी था तो कौन जी, सा कोच? सेकंड एसी कोच था मेरा A1। अच्छा 17 नंबर मेरी सीट कंफर्म थी। जी। तो वहाँ उतर गए आप अकबरपुर। जी, तो अकबरपुर में फिर आपने कोई कंप्लेंट की वहाँ पे? नहीं की अभी। अकबरपुर उतरने के बाद मुझे बहुत सारे और लोग मिले जो दूसरे कोच में थे और उसकी महफिल में वहाँ हम जा रहे थे, तो बस वही सोच के अच्छा, हम फिर आपको कैसे लगा कि जैसे आपका एक वीडियो हमने भी देखा था, एक वीडियो में आप बता रहे हैं कि मेरे साथ ट्रेन में इस तरह का हादसा हुआ है, तो आपने वो वीडियो ट्रेन से उतरने के बाद बनाया या कैसे फिर वो वीडियो आया सामने? नहीं, जैसे ही वो पुलिस वाले जो थे वो उनको लेके आगे गए, मैं फ़ौरन अपना बैग उठा के उधर ही आ गया। मैंने कहा खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं फ़ौरन कूद जाऊँगा। और उसी वक्त जैसे वो आगे निकल गए, मैंने, ये हाशिम रज़ा हुसैनी है, मैं इनकी अभी हिस्ट्री भी दिखाऊंगा आपको, मैंने फ़ौरन इनको कॉल की और अपनी लोकेशन वगैरह जो भी थी वो मैंने इनको फ़ौरन शेयर की। अच्छा, आपके साथ कोई नहीं था वहाँ ट्रेन में? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं अकेले ही था। हाँ, मैं अकेला ही था। कोच में भी कोई और नहीं था ऐसा? 4:47 की तकरीबन ये बात है। जी। तो मैंने इनको फ़ौरन सारी बात बताई, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मामला है। ये कहाँ पे थे आप? कहाँ? मैं भी बाराबंकी की साइड में था, मैं ट्रेन में था, मैं भी जलसे से वापस आ रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया अच्छा, लोकेशन दिल्ली में। तक आप साथ आए थे आप? मैं उधर से जलसे में से आ रहा था और बाकी लोग थे जो इनके, वो उतर गए थे दिल्ली। तो उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी, बताया कि ऐसा ऐसा मसला हो गया है। तो फिर उसके बाद ये सारा मामला इन्होंने बताया और फिर उसके बाद ही इन्होंने वो वीडियो बनाई और फिर वहाँ से अकबरपुर ये स्टेशन पर उतर गए। फिर और सारे भी लोग थे यहाँ से जो बरेली से भी गए हुए थे, लेकिन उसका इल्म नहीं था कि और भी लोग इसी ट्रेन में इनके इलाके के भी थे। फिर उसके बाद सुबह मैंने उस वीडियो को अपलोड किया, उसके बाद फिर ये कार्रवाई आगे की शुरू हुई। ट्रेन में वीडियो बनाया था? जी, ट्रेन से उतर के? नहीं, ट्रेन में। के पीछे क्या मकसद था कि लोगों को मैसेज देना चाहते थे कि आप इस तरह से हुआ है, या क्या आपको ये गुस्सा आया तो आपने बना दिया? नहीं, मेरा मकसद सिर्फ एक था कि जैसे हमारी लाइन के या दूसरे लोग जो भी सफ़र कर रहे हैं वो थोड़ा मोहतात रहें, चूँकि शोराए कराम या हमारी लाइन के जो भी लोग हैं वो अक्सर डेली सफ़र करते हैं, तो अकेले सफ़र ना किया करें, और अगर सफ़र पर कहीं जाया करें तो अपने कुछ दोस्तों अहबाब को बता दिया करें कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। बस यही मकसद था। जैसे आपको क्या तकलीफ़ हुई? ये एकदम अचानक आप इसके लिए तैयार नहीं थे, तो जब उसने आपसे बदतमीज़ी की और पीछे से हाथ भी मारा तो आपको क्या लगा? जैसे कि एकदम होता है ना कि हमें ये लगता है कि पता नहीं कि कोई क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहा है। ये समझिए कि जिस वक्त उन्होंने मेरे हाथ मारा तो मुझे अपनी मौत याद आ गई। मुझे फिर वही मौलाना तौसीफ़ के साथ जो वाक़या हुआ था वही मुझे एकदम मेरी नज़रों के सामने आ गया। तो मैं वहाँ अपनी ज़िंदगी की हार तकरीबन मान चुका था, समझिए। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र रहा कि उसने ज़िंदगी बख्शी थी, तो जब तक ज़िंदगी है तो मौत आ नहीं सकती। आपको अफसोस है इस बात का? अफ़सोस इस बात का हुआ कि जिस मुल्क में हम शुरू से लेकर अब तक मिलजुल कर रहते हुए आए हैं और रहते रहेंगे, तो वहाँ किसी एक इंसान को सिर्फ़ उसके पहनावे की बुनियाद पर, सिर्फ़ उसकी दाढ़ी टोपी की बुनियाद पर टारगेट करना, ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत ये है कि जिस तरीके से देश में आपने कुर्बानी दी है उस तरीके से देश में हमने भी कुर्बानी दी है। जितना आपका हक़ है उतना हमारा भी हक़ है। तो हमें एक मुजरिम की तरह देखना, वो फिर नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। हम भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं। जितना वो अपने देश से मोहब्बत करते हैं उतना हम भी अपने देश से मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत इसलिए भी चूँकि हमारे आबा व अजदाद ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ पेश करी हैं। और इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि जैसे अभी बरेली शरीफ में हमारे उर्स रज़वी आने वाला है, तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ताकि एक माहौल बना रहे, अमन शांति बरकरार रहे, उर्स रज़वी की तारीख़ों को भी बदल दिया गया। अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए तारीख़ों को भी चेंज कर दिया गया ताकि माहौल देश में एक अच्छा सा बना रहे। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए। ये सब चीज़ें खुराफाती हर दौर में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह की चीज़ें देखिए चलती रहती हैं। आपकी तरफ से कोई तहरीर दी गई है इस मामले में? तहरीर मेरी तरफ से तो नहीं दी गई है, लेकिन दूसरे लोगों ने काफ़ी इस पर एक्शन लिया है और मेरे पास काफ़ी फ़ोन कॉल भी आए हैं, पुलिस के भी, और जो रेलवे से रिलेटेड जितनी भी पुलिस होती है वहाँ से भी, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली से और लखनऊ से और अकबरपुर थाना
ये 3 जगह से ग़ालिबन काफ़ी फ़ोन आए मेरे पास। आप क्या चाहते हैं अब इस मामले में? अब ये मेरा सवाल वही है कि अगर वो जो 4 लोग थे, वो जो 2 पुलिस वाले थे, तो वो उनको आगे मिले या नहीं मिले? अगर मिले तो उनको क्यों छोड़ दिया गया? और अगर नहीं मिले तो उनकी तलाश क्यों नहीं की अब तक गई? कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हो पाई है। 3 दिन हो गए और दिल्ली से और लखनऊ से और भी दीगर जगहों से एफआईआर ऑनलाइन हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं आ पाया है कि जिसके ज़रिए इनको इत्मीनान और हम जैसे और लोगों को इत्मीनान हासिल हो जाए कि इतना बड़ा और ये हिंदुस्तान लेवल पर लोगों ने इसको देखा तो उसके पीछे कोई सख्त कदम उठाया जाता और ऐसे फितना उठाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई होती, ताकि आइंदा और जो इस तरीके के जहन लेकर ट्रेनों में सफ़र करते हैं और जो एक ख़ास लिबास में जो लोग होते हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको अपने आप को महफूज फ़ील होता और अपने आप को महफूज समझते, और वो लोग जो इस तरीके के फितने अपने जहन में लेके चलते हैं उनको इससे कुछ सीख मिलती और उनके दिल में डर बैठता। तो उनके इस तरीके से काम करने से भी जो है उनके मज़हब के लोग भी बदनाम होते हैं। सारे लोग इस तरीके के नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पूरे ही जमात को टारगेट और बुरा कहा जाता है। तो उनकी वजह से जो अच्छे लोग हैं उनके धर्म में वो भी बदनाम होते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो ताकि उनके धर्म में जो अच्छे लोग पाए जाते हैं वो उनकी वजह से बदनाम ना हो, और जो हम जैसे लोग हैं वो भी अपने आप को सेफ़ महफूज और सेफ़ समझें। तो यही कि इतनी सारी एफआईआर हो गई तो उस पर कोई सख्त कदम उठाया जाए, और जो लोग उर्स में आ रहे हैं उनसे ख़ास गुजारिश ये है कि वो तन्हा सफ़र ना करें, और तन्हा आने का इरादा हो तो आए ही नहीं वो, और अगर आना चाहते ही हैं तो 2-3 लोग साथ में आएँ। लेकिन मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा मदद की। मैं उनका शुक्रगुज़ार रहूँगा ज़िंदगी भर कि उन्होंने इस हमले से मुझे बचाया। इन्होंने उस वक्त भी मुझसे फ़ोन करके जब ये मामला हुआ तो बताया कि अगर आज वो नहीं होते, जो हुकूमत की तरफ से कारिंदे मौजूद हैं, तो आज मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। तो वो उन सारे पुलिस अफराद का भी जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मामले को रफ़ा दफ़ा किया। और अब जो लोग आने वाले हैं या जो सफ़र करने वाले हैं वो ख़ास इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी आपसे कुछ कहे, उल्टा सीधा बोले आपके धर्म को या आपको, या कुछ भी उल्टा सीधा बोले, तो आप कोई जवाब ना दें। सीधे जो ट्रेन के अंदर जो अफराद पाए जाते हैं उनको कॉल लगा के और अपनी सारी सिचुएशन बताएं, अपने हालात बताएं, और फिर उसके बाद अपना सफ़र आराम से करें और तन्हा बिल्कुल सफ़र ना करें। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, पूरा एतमाद है कि जिस तरह ट्रेन में मेरी उन लोगों ने हेल्प की, मेरी मदद की, उसी तरह उन लोगों को पहचान कर जिन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया उनकी पहचान की जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त बहुत जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि दूसरे लोग इससे सबक हासिल करें और देश के जो भी नागरिक हैं या हम जैसे जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं वो महफूज रह सकें। अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बरेली के कस्बा शीशगढ़ का रहने वाला हूँ जी। दरगाह अल हज़रत से क्या जुड़ाव है आपको? दरगाह आला हज़रत से ये जुड़ाव है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है और मैं सरकार ताजुश शरिया से तालिब भी हूँ। देखिए, आप नात ख़्वां के तौर पर बहुत मशहूर हैं। माहौल इस तरह का था, उस माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए उनका बेहद मशहूर कलाम है, वो सुनते हैं आपसे। वही फ़ातिमा है, वही फ़ातिमा है, नबी ने जिसे दिल का टुकड़ा कहा है, वही फ़ातिमा है। किया ज़िक्र पर्दे, ये शेर मैंने अभी उर्से शाहजी हुआ था पीलीभीत शरीफ में, वहाँ पढ़ा था। तो सैयद शबाब मियां साहब क़िबला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर सुनकर जब इनके दिल को लगा, चूँकि आले रसूल हैं, तो इन्होंने इस शेर पर उम्रे का टिकट भी दिया था माशाअल्लाह जी। किया ज़िक्र पर्दे का जब फ़ातिमा ने, तो ख़ुद रूह उसकी निकाली खुदा ने, अंधेरे में जिसका जनाजा उठा है, वही फ़ातिमा है। अच्छा, ये कलाम आपने वहाँ भी पेश किया पर उतरने के बाद किशोर शरीफ? जी, किशोर शरीफ में पहुंचा, वहाँ कुछ महफ़िलें थीं, कुछ मैंने अटेंड की और कुछ चूँकि ज़हनी दबाव इतना था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस था कि कुछ महफ़िलें मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन जहाँ भी मैं पहुँचा वहाँ मैंने इसी कलाम को पेश किया। देखिए, अभी आपने मौलाना को सुना, उनको जिनके साथ ट्रेन में एक हरकत अंजाम दी गई थी। आप कानूनी कार्रवाई चाहते हैं उसी तरह से जिस तरह से मौलाना तौसीफ़ मजहरी के मामले में हुई थी। आपको उम्मीद है, कानून पर पूरा भरोसा है कि जिस तरह से उनकी ट्रेन में मदद की है वो आरपीएफ या जीआरपी के जवान रहे होंगे, उसी तरह से वो आगे भी ये चाहते हैं कि उनके मामले में जिन लोगों ने ऐसा किया है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।